हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूनिट 7 यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 7 को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं, जिसमें शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान तथा मूल्यांकन को विशेष रूप से देखना है। खास करके मूल्यांकन के अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण, शिक्षा के शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, मूल्यांकन एवं शिक्षण शास्त्र संबंधी कुछ और भी विश्लेषण। मुख्य रूप से इस यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो 7 ABCD के रूप में है, उसे हमने इससे पूर्व ही बना दिया है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके PDF भी है जो इसके लिए भी उपयोगी होगा। तो प्लेलिस्ट का भी लिंक हम दे रहे हैं, वहाँ से आप जो भी PDF आपको डाउनलोड करना है वो PDF डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो में। एवं इसमें हम विशेष रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दे रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग साथ में समझते हैं। यूनिट 7 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। यह 59 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक टेस्ट लेते हैं। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? तो एक अध्यापक जो है स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों को सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक टेस्ट लेते हैं। तो इसके लिए विश्वसनीयता की महत्वपूर्ण मानी जाएगी वो अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता या द्विविभाजक विश्वसनीयता या आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता या समकक्ष स्वरूप की विश्वसनीयता। इस चारों में से कौन सा आंसर होगा ये हमें ढूंढना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए, यहाँ यही आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है सहभागियों के लिए सामूहिक रूप से स्वीकार व्यवहार करने वाले मापने के लिए एक परीक्षण टेस्ट करता है। तो जैसे ही सहभागियों के लिए एक प्रकार का टेस्ट होगा तो सहभागियों के अनुरूप होगा, और सहभागियों को हम लोग समकक्ष बोलते हैं, अर्थात समकक्ष स्वरूप की विश्वसनीयता। यह आंसर 3 जो है वो सहभागियों, क्वेश्चन में जो वर्ड है पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए, यही हमें बतला रहा है कि नहीं, आंसर जो होगा वो 3 होगा, वो समकक्ष स्वरूप की विश्वसनीयता पर डिपेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनिट 7 के ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेट 1 सेट 2 के अंतर्गत सेट 1 में मित्यव्ययिता, अनुभवशीयता, शुद्धता, वस्तुनिष्ठता, इसको अरेंज करना है सेट 2 की ओर से। सेट 2 में आप देख सकते हैं, सेट 2 में आपको जो आंसर है वो 4 नंबर में दिया गया है। 4 में आप यहाँ मित्यव्ययिता को ज्ञान में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आप में जो कमी होगी, गलती होगी, उसको आप ठीक करिए। नेक्स्ट है हमारा अनुभव सिद्धांत। जब आपके पास अनुभव सिद्धांत की बात होगी तो शोध में जो व्याख्या या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह परिलक्षित हैं या नहीं होने चाहिए, जो समस्याएं हैं उसे ठीक करने की कोशिश, ये 2 में है। और थर्ड जो है हमारा शुद्धता, वो 4th को इंडिकेट करता है कि स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए। और वस्तुनिष्ठता जो है वो 4, वो इंडिकेट करता है अनुसंधान के कथन परिशुद्ध मापन पर आधारित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यूनिट 7 में जो ये 2 क्वेश्चन हैं आपको इस रूप में दिए हुए हैं। और भी सारे क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं जो यूनिट 7 से रिलेटेड है। हमने पूर्व में ही मार्क कर दिया है कि यूनिट 7 से कौन कौन रिलेटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं पुनः एक क्वेश्चन है यूनिट 7 का कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से समुच्चय नौकरशाही प्रशासक को सही तरीके से परिभाषित करता है? नौकरशाही प्रशासन को, तो यहाँ आपको आंसर होगा सुस्पष्ट नियम, दूसरा स्थापित कार्य प्रणाली की पद्धतियाँ, और तीसरा मानक संचालन प्रक्रिया, चौथा है कि अच्छे पारस्परिक संबंध, और 5वां है कि कार्य पूरा करने का सामूहिक दायित्व। जाहिर सी बात है कि नौकर प्रशासन जो है कार्य पूरा करने का दायित्व तो रखता है, परंतु सामूहिक रूप से नहीं रखता है। अच्छे पारस्परिक संबंध तो होता है, परंतु जरूरी नहीं कि बिल्कुल अच्छे संबंध ही हो नौकरशाही प्रशासन में। तो 4 और 5 नहीं होकर बल्कि 1, 2, 3 तीनों सही आंसर है इसके। अर्थात निम्नलिखित विशेषताओं को कौन सा समुच्चय नौकरशाही प्रशासन को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो उसके अंतर्गत हम आंसर नंबर 1 सुस्पष्ट नियम, स्थापित कार्य प्रणाली का पद्धति और मानक संचालन प्रक्रियाएं, अर्थात 1, 2, 3 यानी कि 4th हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यूनिट 7 के अंतर्गत ही। आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शैक्षणिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणा दिए हुए हैं, किन लोगों ने दिए हैं और उनकी क्या विशेषताएं थी। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर यानी टेलर जी ने जो दिया था वो क्या था, तो वो था वैज्ञानिक प्रबंधन का संचालन, अर्थात ए का 4, और बी का एल्टन मेयो ने दिया था मानवीय संबंध का आंदोलन, अर्थात 3, और रेनिस लिकर्ट ने दिया था प्रबंधन प्रणाली मैनेजमेंट सिस्टम, लिकर्ट ने मैनेजमेंट सिस्टम दिया था, तो 2 होगा। और डगल्स मैकग्रेगर ये दिए हैं आपको सिद्धांत XY चर सिद्धांत ग्रेगर ने। तो इस तरह से हम इसका आंसर 3 दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 से रिलेटेड यही देख सकते हैं। 7 से जो हमारे पास और भी क्वेश्चन है वो ये है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन है, उसमें उसके कॉन्सेप्ट में क्या अंतर्निहित है, क्या छुपी हुई है। वो छुपी हुई है अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए। जो सीखने का है वो लगातार मैनेजमेंट प्रक्रिया एवं सुनने की क्षमता और सुनने के अनुकूल अपने प्रक्रियाओं को करना, ये होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 आंसर होगा 3, अधिगम का सतत प्रबंधन एवं अनुश्रवण होना चाहिए, न कि ओनली वन बेंचमार्किंग या अंतिम चरण में आकलन या अधिगम परिगणना दृष्टि के छात्रों का ग्रेड प्रदान, बल्कि अधिगम का सतत प्रबंधन अनुसरण होना चाहिए। तो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणाएं निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनिट 7 से ही रिलेटेड है। यहाँ भी यूनिट 7 से रिलेटेड आप यहाँ जो क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन है कि शक्ति का प्रकार इधर दिया हुआ और व्याख्या इस तरफ है। इसका आंसर जो है वो आप सीधे रूप से यहाँ देख सकते हैं। आंसर नंबर 1 जो है 2 सही आंसर है। तो 2 में हम देख रहे हैं कि 2 में आंसर जो है वो है 5, ए का 5, अर्थात दमनात्मक शक्ति जो है वो निष्पादन न करने पर परिणाम प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता होती है। दूसरा है कि पुरस्कार शक्ति जो है, यह पुरस्कार शक्ति सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तु प्रदान करने की एक प्रत्यक्षीकृत क्षमता मानी जाती है। तीसरा सी है वैध शक्ति। यह वैध शक्ति है, यह अवधारणा के प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय और सौंपी गई भूमिका के दृष्टि से उपयुक्त ही होगी। और चौथा है विशेषज्ञ शक्ति। विशेषज्ञ शक्ति में हम देख सकते हैं कि यह अवधारणा के प्रशासक के पास संबंधित शिक्षा तथा अनुभव के रूप में होता है। यह एक प्रकार का विशेषज्ञ शक्ति है। तो यहाँ आप इसे इस रूप में भी आप ठीक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यूनिट 7 से रिलेटेड है। यूनिट 7 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि एक तरफ नेतृत्व व्यवहार है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्व शैली है। तो अधिक कार्य एवं कम संबंध, अधिक कार्य और कम संबंध का नेतृत्व शैली जो है वो एक प्रकार का निर्देशन शैली है। काम अधिक और कम संबंध निर्देशन शैली है। अधिक कार्य और अच्छे संबंध की बात करते हैं तो यह उपबोधन शैली है। अधिक कार्य और अच्छे संबंध उपबोधन शैली है। और नेक्स्ट है हमारा जो अच्छे संबंध व कम कार्य, अच्छे संबंध व कर्म कार्य, यह एक प्रकार का परामर्श शैली है। परामर्श दे दिया, काम कम हुआ लेकिन रिलेशन अच्छे थे। और नेक्स्ट है हमारा कम संबंध और कम कार्य। जब काम कम होगा और संबंध भी कम होगा तो उसके लिए हमारा आंसर है प्रत्योजित शैली। एक प्रत्यायोजित मतलब पहले से एक निर्धारित समय में कुछ प्रत्योजित किया गया, उसके अनुरूप बस काम करके हट गया। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो 4 है और 4 में जो भी पैटर्न है वही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यूनिट 7 का। यहाँ भी देख सकते हैं आप यूनिट 7 के और भी क्वेश्चन है। यूनिट 7 में जो क्वेश्चन है वो है कि स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्षों में किए जाने वाले क्रियाकलाप का कार्यक्रमों के लक्षणों का निर्धारण करता है। तो वो किस रूप में करेंगे।
जब स्कूल के प्रधानाचार्य अगले 5 वर्षों में किसी क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे तो वो किस रूप में करेंगे? तो परिप्रेक्ष्यगत नियोजन करेंगे, मतलब पूर्व में ही एक अपेक्षा के अनुकूल नियोजन करेंगे, इसलिए इसका नाम परिप्रेक्ष्यगत नियोजन दिया हुआ है। सही आंसर है आंसर नंबर 2। आप इसे देखिए, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि पूर्व में उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल उन्होंने लक्ष्य को चुना है और उसके अनुरूप काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से ही, यूनिट 7 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 76, शैक्षणिक पर्यवेक्षक का मूल प्रयोजन क्या है? जो शैक्षणिक पर्यवेक्षक होते हैं उसके मूल प्रयोजन क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षक के मूल प्रयोजन जो है वो है निर्धारित समय एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। जब भी आपको शिक्षा का एक सही नियम, सही प्रक्रिया को आप मानेंगे तो आपका जो पर्यवेक्षण शैक्षणिक पर्यवेक्षक होगा वह यही देखने मूल रूप से आते हैं कि निर्धारित समय में उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है या नहीं, न कि बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर रिजल्ट हुआ या नहीं, न कि स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित हुआ या नहीं, और स्कूल में अधिगमकर्ताओं की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित है या नहीं, बल्कि एग्जैक्ट ये होना चाहिए कि शैक्षणिक पर्यवेक्षक जो हैं, जो शिक्षा को देखने आते हैं, वो निर्धारित समय में अपनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक सभी कुछ सही ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटेड है। यह है कि आपको मानकीकृत कुछ परीक्षण का प्रकार है और इधर कुछ विवरण है। इसके आंसर जो है आप इस रूप में देख सकते हैं। यहाँ मानकीकृत परीक्षण जो है वो एक प्रकार का विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है। तो मानकीकृत परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है, तो A का 4 होगा आंसर। 2 है हमारा मानक संदर्भित परीक्षण। तो मानक संदर्भित परीक्षण जो है वो किसी पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्तांक की तुलना के अनुसार होगी, तो ये 5 आंसर है। और C है हमारा निर्णयात्मक परीक्षण, सॉल्व टेस्ट जो है, तो इसके लिए हमारा आंसर है कि आगे सहायता के लिए छात्रों के मजबूत पक्ष को, कमजोर पक्ष को विश्लेषण करना ताकि वो सही रूप से निदान कर सके समस्या को। और D है हमारा कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, या यूं इसको निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण भी कहा जा सकता है। यह व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति के दृष्टिकोण से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, निष्कर्ष परीक्षण। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा, कूट में 4, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यूनिट 7 के और भी जितने भी प्रश्न थे आपको दिखाएं, जो 2018 के जुलाई के प्रश्न एजुकेशन से लिया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये प्रश्न के बतलाने की बातें समझ में आ रही होगी। साथ ही आप हमारे पूर्व के वीडियो और PDF को देखिए और लगातार इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपका इस बार JRF कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मुख्य रूप से परीक्षाएं सफल होती है, परीक्षा में रिजल्ट होती है आपके आत्मविश्वास से। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। लॉकडाउन के कारण जो दूरियां बढ़ रही है, इसमें पढ़ना कम मत करिए, बल्कि कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ देखते रहिए और सेट बनाइए। सेट बनाने से आपका जो है वो रिवाइज होता रहेगा और आप सभी यूनिट को एक ना एक बार देख रहे होंगे। इससे आपको कहीं ना कहीं सेट बनाने के कारण आपकी जो है उपयोगिता, आपकी सफलताएं बहुत करीब होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।